हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 25 क्वेश्चंस का है और हिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी हैं और साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। पिछले 2-3 सेट से मैं डिस्कशन नहीं करा पा रहा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है कि मैं जो यूट्यूब पे अपना सारे शेड्यूल लाने जा रहा हूँ उसके लिए मैं अपना पीपीटी जो भी पीडीएफ वगैरह तैयार कर रहा हूँ और भी मटेरियल जो तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस पे लाने के लिए हमें प्रॉपर इस पे सही तरीके से काम करने के लिए कुछ सीखना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ी टाइम कम पड़ रही है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद 1 से 2 दिन और लगेंगे। उसके बाद सारे चीज़ हम आपको शेड्यूल बाय बिल्कुल एक एक करके सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, किस प्रकार से कौन सा वीडियो आपको आते रहेगा। और विशेष करके आपको बिहार दरोगा और रेलवे का जो सच ये आपका रेलवे का जो एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके बाद सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम है। आपको आज शाम में एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम इन सारी एग्ज़ाम्स के मुद्दे पे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन एग्ज़ाम को तैयारी किया जाए और एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो आज शाम की वीडियो ज़रूर आएगा। पिछले 2-3 सेट से हम किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं करवा पा रहे हैं, तो यही कारण है थोड़ा सा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ये पूछा गया आपसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। क्या ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 28 मंडल हैं, 24 मंडल हैं या 1024 मंडल हैं? आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ए नंबर। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। हम आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम का जो उस वीडियो में नहीं शामिल है। आप उस वीडियो को देखिए और इन चारों वेद से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ ए नंबर 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त का आंसर पूछता तो कितना होता? 1028। और ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 है। इसे याद कैसे रखा जाए? तो आपको याद ऐसे करना है, 10, 28, 462। क्या याद रखना है? 10, 28, 462। 10, 28, 462 का मतलब क्या है कि 10 जो है वो मंडल है, 1028 जो है वो सूक्त है और 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं। इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिए। जब बस अलग अलग नहीं याद कीजिए, सीधा याद कीजिए कि इसमें मंडल है, सूक्त है और ऋचा है। क्रम ये याद रहना चाहिए कि मंडल, उसके बाद सूक्त, उसके बाद ऋचाओं की संख्या आती है। तो 10 मंडल है, 10,228 आपका सूक्त हो गया, 10,462 आपके ऋचाएं हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का रहा है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत को इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? क्या ये मध्यकालीन मुसलमानों के द्वारा दिया गया है, या यूनानियों के द्वारा दिया गया है, अरब निवासियों के द्वारा दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही है? आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए। चलिए, इसका आंसर जो है वो सही विकल्प जो है वो है बी नंबर ऑप्शन सही है कि भारत को जो इंडिया नाम दिया गया है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। मध्यकालीन मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर करा, निम्नलिखित में कौन सा वेद, वेद यहाँ पे मिस्टेक लिखा होगा, वेद त्रिय होगा, ये त्रिय, वेद त्रिय में शामिल नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रिय में शामिल नहीं है। क्या वो ऋग्वेद है, या यजुर्वेद है, या फिर थर्ववेद? नहीं, अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, सामवेद, इन चारों में से कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रिय में शामिल नहीं है?
तो आप अगर मेरा वीडियो ये जो वेद संबंधित बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे वो वाला वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चन आसान होगा करने में। बिल्कुल ही मैं उसमें ये सारी बातें बताया हूँ कि ऋग्वेद के ये वेद में कौन कौन सा आता है जो त्रिय में शामिल है, किसे और क्या कहा जाता है, सारे क्वेश्चन बताए हुए वहाँ पे। आप उस एक वीडियो को देखिए जाकर, कितने सारे कंटेंट वहाँ पे दिए गए हैं। चलिए, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आंसर होगा अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। वेद त्रिय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रिय में ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? चार जो वेद है उसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? क्या उसे आरण्यक कहा जाता है, या फिर उसे संहिता कहा जाता है, या उसे ब्रह्मवेद कहा जाता है, या उसे उपनिषद कहा जाता है? 4 विकल्प है आपके पास। आंसर टाइप कीजिए, कौन सा आंसर सही है। चलिए, आपका टाइम होता है खत्म और आप आंसर जानिए कि चारों वेद को संयुक्त रूप से कहा जाता है संहिता, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। संहिता कहा जाता है किसे? तो चारों वेद, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया हमने कि ऋग्वेद ये वेद में कौन सा वेद त्रिय में शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद वेद जो है वेद त्रिय में शामिल नहीं है। आइए इसमें और देखते हैं। ब्रह्मवेद जो कहा गया है वो अथर्ववेद को कहा गया है। किसे कहा गया है? अथर्व वेद को कहा गया है ब्रह्मवेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। करा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ये सारे क्वेश्चन खुद मैं तैयार करता हूँ। मैं इसे टाइप करके, जिस प्रकार से टाइप करके इसे बनाता हूँ खुद से, ये पीपीटी तैयार किया जाता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ ये सब। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। पहला है ये मंडल है और दूसरा है उस मंडल में वर्णन किसका है। तो ऋग्वेद का जो मंडल दिया गया है वो तीसरा मंडल में क्या वर्णन है, 9वें मंडल में क्या वर्णन है, चौथे मंडल में क्या वर्णन है और 7वें मंडल में क्या वर्णन है। कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर टाइप कीजिए। चलिए देखिए क्या क्या इसमें है वर्णन, वो आप समझिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको पता है कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो सूर्य देवता सावित्री को, किसे? सावित्री को समर्पित है और इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा यानी विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका जिक्र है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। उसके बाद है ऋग्वेद का चौथा मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन है। और आपका ऋग्वेद का 7वां मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। 10 राज युद्ध आपको पता है 10 जन और सुदास के बीच हुआ था। सुदास जो था वो भरत कबीला का राजा था। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और ये जो युद्ध हुआ था, दशराज का युद्ध, वो रावी नदी के तट पे हुआ था। रावी को प्राचीन काल में पुरुषनी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये 4 में कौन कौन सा सही है? 3 का जो है ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र कौन सा विकल्प है? तो ए का हो जाएगा कौन सा? 2। ए का हो जाएगा 2, है ना, यानी गायत्री मंत्र यानी ए का 2, ये वाला ऑप्शन सही है। और ये वाला यानी आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा और सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? देवता सोम का। देवता सोम कहाँ पे गया? तो देवता सोम है चौथे नंबर पे। देवता सोम है चौथे नंबर पे, ये है। यानी 2 के बाद 3 नहीं, 2 के बाद 4 आना चाहिए, यानी 2 के बाद 4 ये, यानी आपका विकल्प डी नंबर सही है, बी नंबर भी गलत है। चौथे मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन है, तो देखिए सी का कितना है? ए है। और 7वें मंडल एक बच गया जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन है, और आपका कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर विकल्प जो है वो सही है ना। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिहार दरोगा और ये आपका सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही जल्द हम लूसेंट का क्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लूसेंट का
टॉपिक दिया जाएगा आपको कि पेज नंबर इतना से इतना तक याद करना है आपको, और उसके क्वेश्चन को इसी प्रकार से लिखकर टेस्ट ले लिया जाएगा। इस प्रकार से पीडीएफ बनाकर आपको टेस्ट लिया जाएगा। आपको उस टेस्ट में शामिल होना है और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर करना है। उस टेस्ट में आपका दो प्रकार से चलेगा, एक उसमें दो सब्जेक्ट एक बार चलाएंगे लूसेंट में। एक जो होगा वो आपका हिस्ट्री होगा यानी आर्ट्स पेपर होगा, और एक जो होगा वो साइंस पेपर होगा। अगर हिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के साथ, और पॉलिटिकल को फिजिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, और विविध को भी चलाएंगे साथ में, इकोनॉमिक्स को भी चलाएंगे साथ में। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चंस होंगे, वो करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ रिवीजन के क्वेश्चन होंगे। तो हमारे क्यूज से जो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे हम उसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पहले आपको टाइम दिया जाएगा उसे बनाने के लिए, आप बनाइएगा, उसके बाद इसका लाइव वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोम, 7वें में कौन सा, कृषि, और ये 7वें, चौथे में कृषि और 7वें में दशराज युद्ध का वर्णन है। उसके बाद 8वें को खिल का, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उसे खिल कहा गया है। क्या कहा गया है, खिल कहा गया। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल में है उसमें चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है। तो आपको ये सारा मंडल जो है ऋग्वेद का याद रखिए, तीसरा, चौथा, उसके बाद आपका ये 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ऋग्वेद का तीसरा मंडल पूछेगा तो गायत्री मंत्र, चौथा पूछेगा कृषि संबंधित, 7वां पूछेगा तो दशराज युद्ध, 8वां पूछेगा तो ऋचाओं को खिल कहा गया है, 9वां में देवता सोम का, और 10वां में क्या, तो चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो सबसे बाद में जोड़ा गया, क्या वो पहला मंडल है, दूसरा मंडल है, 10वां मंडल है या फिर 8वां मंडल है। सही आंसर को आप कमेंट्स में टाइप कीजिए, कौन सा ऐसा मंडल है जो ऋग्वेद का पहला सबसे बाद में जोड़ा गया, पहला, दूसरा, 10वां या फिर 8वां। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा उसमें आंसर आपका यहाँ पे दिया नहीं है, आंसर इसमें ए होगा, और आंसर आप कर लीजिए A+C, यानी पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। कौन सा, पहला प्लस 10वां, पहला और 10वां जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल था, तो पहला और 10वां, इसे सबसे बाद में जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा इसका ई नंबर के लिए, कोई भी इसमें विकल्प वैसा दिया नहीं है। चलिए चलते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद में नदीतमा के नाम से किस नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में नदीतमा के नाम से किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में क्या सरस्वती का नाम नदीतमा है, या गंगा का है, जमुना का है, या फिर सिंधु का है, किसका है, आंसर टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए इसका सही जो आंसर है वो है ए नंबर, सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा, मादेतमा, मादेतमा और देवेतमा के नाम से जाना गया है। नदीतमा का मतलब सभी नदियों में पवित्र, मादेतमा का मतलब सभी माओं में पवित्र, और देवेतमा का मतलब सभी देवताओं में पवित्र। सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है। पवित्र जो नदी है वर्णन ऋग्वेद में वो कौन सा नदी है, पवित्र नदी है। गंगा का वर्णन एक बार किया गया है, गंगा का वर्णन कितने बार, एक बार, जबकि जमुना नहीं, यहाँ पे यमुना होगा, है ना। यमुना का जो वर्णन है वो 3 बार किया गया, यमुना का 3 बार। और सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा, तो सिंधु। तो याद रखना है यहाँ से कि ऋग्वेद में जो नदी का वर्णन किया गया है सर्वाधिक बार वो सिंधु है, यमुना का वर्णन 3 बार, और गंगा का वर्णन 1 बार, और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। अगर आपको ये चीज़ें याद करने में समस्या होती है तो थोड़ा सा आप इस बात को समझिए। देखिए मान लिया जाए कि ये भारत का मैप है, ये इधर में पाकिस्तान, और ये इधर से सिंधु नदी ऐसे निकलती है और इस तरफ प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में चली जाती है। यहाँ से आपका यमुनोत्री से यमुना निकलती है, इस तरफ आके इलाहाबाद में आके आपका गंगा से मिल जाती है, और गंगा यहाँ गंगोत्री से निकलती है, इस तरफ आते हुए इधर चली जाती है। तो जो ये ऋग्वेद में आर्यों का जानकारी मिलता है, आपको पता है, तो आर्य जो आए थे वो सबसे पहले
आए और ये पंजाब वाले इलाका में सिंधु नदी के पास बसे और सबसे ज़्यादा समय उन्होंने यहीं पे बिताया। उसके बाद यमुना के पास आए और उसके बाद गंगा के इसी तट पे आए। गंगा इस पार नहीं हो पाई। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा समय जिस नदी के पास बिताए हैं उसका वर्णन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जिसके पास कम समय बिताए उससे कम वर्णन होगा। उसके बाद उससे जो कम बिताया समय उसके पास कम वर्णन होगा। तो देखिए, सबसे अधिक बार वर्णन इस नदी का हुआ है सिंधु का, और 3 बार यमुना का, और एक बार वर्णन हुआ है किसका, तो गंगा का। इस प्रकार आप इसे याद रखिए। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी है, शंखायन है, ऐत्रेय है? कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद का नहीं है इन चारों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर। चलिए, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर, सही आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ये तीनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ही है। आपका कौशिकी, शंखायन इसी को बोला जाता है, और ऐत्रेय, ये सभी जो है वो ऋग्वेद के क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखना है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, याद है आपको? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपत। कौन सा? गोपत, ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ये पंचविश और षष्ठविश। सामवेद का कौन सा हो जाएगा, पंचविश और षष्ठविश। उसी प्रकार यजुर्वेद का कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद का एक हो जाएगा तैत्तिरीय, और एक हो जाएगा शतपथ। कौन सा, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद का। तो याद रखना यहाँ से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्री और कौशिकी। कौशिकी को संखान बोलते हैं। अथर्ववेद का पूछेगा तो गोपत, सामवेद का पूछेगा तो पंचविश और षष्ठविश, यजुर्वेद का पूछेगा तो तैत्तिरीय और शतपथ। ये सभी से ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। चलिए, 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, 9 करा है कि सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। देखिए, पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये करा है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को अधार्व्यु कहा गया है। क्या ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को अधार्व्यु कहा गया है? दूसरा करा है कि यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को नहीं, ऋषियों को, यहाँ पे मिस्टेक है लिखा हुआ, ऋषियों को ये लिखा को होत्र कहा गया है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये लिखा हुआ, मैं ही लिखा हूँ, गलती हो जाती है, लिखते लिखते मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ पे मिस्टेक होता है ना। तो आपको क्वेश्चन में कहा क्या है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को अधर्व्यु कहा गया है, यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा गया है। क्या दोनों विकल्प सही है, कौन सही है, आप आंसर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, इस प्रकार देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो पहले देखिए क्या होगा कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को अधर्व्यु नहीं होत्री बोला गया। क्या बोला गया, होत्री बोला गया है। और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्व्यु बोला गया। क्या बोला गया, अधर्व्यु बोला गया। तो ऋग्वेद पढ़ने वालों को यहाँ पे अधर्व्यु कहा गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि अधर्व्यु कहा जाता है किसे, तो यजुर्वेद पढ़ने वालों को। किसे, यजुर्वेद पढ़ने वाले को। और यजुर्वेद पढ़ने वालों को यहाँ पर होत्री कहा दिया गया, यानी ये भी गलत है। तो ये होत्री किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को। ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, हमें सही विकल्प को चयन करना था। तो ना तो ए सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी सही है, तो कोई नहीं सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर सही है कि कोई भी सही नहीं है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं अधर्व्यु, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर कर रहा है कि कन्याओं का जन्म का निंदा किस वेद में किया गया है। यानी कौन सा ऐसा वेद है जहाँ पे कन्याओं का निंदा किया गया है जन्म का। क्या वो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में है, या सामवेद में है? आंसर टाइप कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, आपका समय होता है समाप्त, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में कन्याओं का जन्म पे क्या किया गया है, निंदा किया गया है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है, और इसमें जादू टोना प्रेम विवाह ये सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे आते हैं। आप देखिए, वेद संबंधित एक टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा,
बहुत सारे कंटेंट वेद से कोई भी क्वेश्चन, यहाँ ऋग्वेद से हो, सामवेद से हो, यजुर्वेद से हो, बहुत सारे फैक्ट जो लूसेंट में आपको नहीं मिलेंगे वो सारे कंटेंट मैंने उसमें डाला है। आप उस वीडियो को जरूर देखें कि कौन कौन से कंटेंट उसमें आपको है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। उस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक को हम एक एक करके आपका वीडियो बनाकर उसमें अपने प्लेलिस्ट में जरूर लाएंगे और उस पर टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि किस राज्य के विधानसभा में पहली बार, किस राज्य के विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान का धुन बजाया गया है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहां पे अभी तक पहली बार, यानी जब वो राज्य बना उसके बाद पहली बार वहां पे राष्ट्रगान का धुन बजाया गया। क्या वो नागालैंड है, क्या वो असम है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, या फिर त्रिपुरा है। सही आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें, कौन सा आंसर सही होगा। करंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये करंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर है, नागालैंड। क्या आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में पहली बार नागालैंड राज्य बना 1963 में, और 1963 के बाद पहली बार यहाँ के विधानसभा में ये आपका राष्ट्रीय गान को बजाया गया है ना। तो ध्यान रखना है। देखिए आपको हम दिखाने का प्रयास किए नागालैंड को। नागालैंड कहाँ पे है, देखिए ये है आपका नागालैंड। नागालैंड की सीमा एक तरफ आपका आसाम से, दूसरे तरफ अरुणाचल प्रदेश से, और तीसरे तरफ आपका मणिपुर से लगता है, और चौथा एक देश का नाम है जिसका नाम है म्यांमार, वहां से सीमा लगता है इसका, है ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और भी क्या है आपको जानने के लिए इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत का वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक वर्ष क्या है। क्या वो 2010 से 11 है, 2011 से 12 है, 2012 से 14 है, या 2014 से 15 है। भारत का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष क्या है, आंसर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए इसका सही जो आंसर है वो बी नंबर आंसर सही है। भारत का जो थोक मूल्य सूचकांक वर्ष है 2011 से 12 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि विद्युत उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। विद्युत का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, बिल्कुल करेंट डेटा है ये, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। तो विद्युत उत्पादन में पहला स्थान पे कौन है, दूसरा स्थान पे कौन है, और तीसरा स्थान पे कौन है, ये सभी बात करेंगे इसमें। तो भारत का स्थान कौन सा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। चलिए आपका समय होता है खत्म, और भारत का जो स्थान है वो है तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा है। पहले नंबर पे यूएसए है, और दूसरे नंबर पे चीन है। कौन सा देश है, चीन है, और तीसरे नंबर पे अपना भारत। तो याद रखना है विद्युत उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, यूएसए, दूसरे नंबर पे चीन, और तीसरे नंबर पे भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि नागोजी इविला को किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है। नागोजी इविला को किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या वो WTO का, WHO का, यूनेस्को का, या फिर यूनिसेफ का अध्यक्ष बनाया गया, यानी महानिदेशक बनाया गया है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। नागोजी इविला, नागोजी इविला को किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ए नंबर, WTO का। WTO का, किसका, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो गैट पहले था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी स्थापना 1948 में हुआ, और 1995 से यह WTO के नाम से जाना जाने लगा, है ना। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। और इसी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो नागोजी इविला को, किसे बनाया गया है, नागोजी इविला को। और ये नाइजीरिया के हैं। कहाँ पे है, नाइजीरिया के हैं, नाइजीरिया के हैं, है ना। याद रखना अफ्रीकी मुल्क से ये पहले महिला है जो WTO के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या पूछे आपसे कि नागोजी इविला किस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए या महानिदेशक बनाए गए हैं। तो WTO का बनाया गया ये। और WTO जो पहले गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, 1948 में स्थापना हुआ, 95 से WTO बन गया। जिनेवा में इसकी मुख्यालय है। उसके बाद WHO की बात करें, WHO है ना,
WHO की बात करें तो WHO की जो स्थापना हुआ वो 1948 में हुआ, और WHO इसके अध्यक्ष जो है अभी टेड्रा अध्या नाम है। चलिए यूनेस्को, यूनेस्को UNESCO क्या होता है फुल फॉर्म? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये फुल फॉर्म, इस प्रकार का जो भी फुल फॉर्म पूछा जाता है अगर आप इसको रटिएगा तो दिक्कतें आती है। देखिए सिंपल सी बात है, UN का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। UN का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। E का मतलब है एजुकेशन, S साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बस ऐसा ही याद कर लेना है। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका स्थापना 1946 में, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? यूनेस्को का तो पेरिस। कहाँ पे? पेरिस में है। ये विश्व के धरोहर को संरक्षण प्रदान करता है। और उसके बाद हो गया UNCEF, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एंड फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एंड फंड, इसकी स्थापना 1945। याद रखना ये भी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। WTO का नया जो अध्यक्ष बना है नागोजी इविला। क्या नाम है? नागोजी इविला। कहाँ से है ये? तो नाइजीरिया से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है होप प्रो किस देश का अंतरिक्ष यान है? होप प्रो जो है वो किस देश का अंतरिक्ष यान है? आंसर कीजिए। UAE, सऊदी अरब, ओमान या फिर थाईलैंड। चार विकल्प आपके पास है। चार विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन को आप सही ऑप्शन को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। सही आंसर क्या होगा इसका? क्या इसका आंसर UAE है, सऊदी अरब है, ओमान है या थाईलैंड है? तो होप प्रो जो है वो एक मंगल पे भेजा गया अंतरिक्ष यान है। कहाँ पे भेजा गया? मंगल पे भेजा गया अंतरिक्ष यान है, और इसे भेजा गया है UAE का ये पहला अंतरिक्ष यान है। किसका है? UAE का ये पहला अंतरिक्ष यान है। तो आंसर जो इसका होगा वो A नंबर हो जाएगा। UAE जिसकी राजधानी कहाँ पे है? तो अबू धाबी। कहाँ पे है? अबू धाबी। दुबई यहीं पे पड़ता है, और इसका मुद्रा है, क्या नाम है? दिरहम। क्या नाम है इसके मुद्रे का? दिरहम। सऊदी अरब रियाद, रियाद, और रियाल इसकी राजधानी, और रियाद यहाँ पे मुद्रा चलता है। रियाद क्या चलता है? यहाँ पे मुद्रा चलता है ना। रियाद राजधानी और रियाल यहाँ पे मुद्रा, है ना। ओमान, ओमान का मस्कट, और रियाल यहाँ पे भी मुद्रा चलता है। रियाल यहाँ पे भी मुद्रा चलता है। ओमान की राजधानी मस्कट, और यहाँ पे चलता है मुद्रा का रियाल। जिस प्रकार सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे? रियाद, और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है वो रियाल चलती है। थाईलैंड का जो राजधानी है वो है बैंकॉक। बैंकॉक, और थाईलैंड में मुद्रा बहता है। क्या होता है? बहता है, यानी इसका राजधानी, इसका जो मुद्रा यहाँ पे वो बहत है। क्या नाम है? बहत। तो याद रखना है थाईलैंड का मुद्रा बहत, राजधानी बैंकॉक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस को भूरा कोयला कहा जाता है? क्या बिटुमिनस को, एंथ्रासाइट को, लिग्नाइट को या पीट को? किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? आंसर कमेंट्स बॉक्स में सही आंसर को टाइप कीजिए। किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? चलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। आंसर सी बिल्कुल सही है, और ये तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में पाया जाता है। एंथ्रासाइट की बात करें, जो सबसे उच्च किस्म का जो कोयला होता है, ये जम्मू कश्मीर अब वो जगह नहीं रहा, लद्दाख में चला गया। कारगिल के क्षेत्र में, ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, वो कारगिल का क्षेत्र है जो लद्दाख में पड़ता है। बिटुमिनस कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला कोयला है, और ये गोंडवाना वाले क्षेत्र में पाया जाता है ना। गोंडवाना वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला यही होता है। तो याद रखना है कोयला के चार प्रकार कौन कौन? ABLP, इस प्रकार याद रखिए। ABLP सबसे उच्च किस्म का एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और उसके बाद पीट, यानी सबसे उच्च किस्म का कौन हो गया? एंथ्रासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, लिग्नाइट। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त किए जाने वाला गैस कौन सा है? यानी विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? क्या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? कौन सा ऐसा गैस है जो विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है?
विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? चलिए इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन या फिर अक्रिय गैस। कौन सा? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस या नाइट्रोजन, दोनों में कोई भी विकल्प हो वो आप आंसर कीजिए। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त किया जाता है ना। आंसर हो जाएगा इसका क्या? नाइट्रोजन। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, यानी पौधे का जो फ्लोएम भाग है वो किसके लिए उत्तरदायी है? क्या वो आहार का वहन के लिए है? अमीनो, अन्न नहीं अम्ल, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, या जल वहने के लिए नहीं वहन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी फ्लोएम का मुख्य काम क्या है? क्या वो आहार का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, या जल का वहन करता है? सही आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए नंबर आंसर सही है, क्योंकि फ्लोएम जो है वो आहार को फैलाता है। सभी पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पूरे पौधे के हर भाग में फैलाने का जो काम है वो फ्लोएम का कार्य है ना, यानी वो परिवहन करता है। आप देखिए ऐसा याद रखिए, फस फ्लोएम और फ से फैलाना दोनों याद रखिए रिलेट करके, कि फ से फ्लोएम और फ से फैलाना। यानी फ्लोएम का काम क्या है? तो पत्तियों में बने भोजन को फैलाना। और जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? कि जल और खनिज लवण को जड़ के माध्यम से, यानी जमीन से जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाना। ये काम किसका है? तो जाइलम का काम है। तो ध्यान रखना, फ्लोएम फैलाता है, जाइलम जो है वो जल को ले जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो जल से ही प्राप्त करता है पौधा। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। 19 का रहा है कर्नाट बंट एक बीमारी है। कर्नाट बंट जो है वो किसकी बीमारी है? क्या वह धान की बीमारी है, क्या वो मटर की बीमारी है, या राई का, या फिर गेहूं का? कर्नाट बंट किसकी बीमारी है? चलिए इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, गेहूं की बीमारी है कर्नाट बंट। और ये कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण गेहूं में कौन सा रोग होता है? तो कर्नाट बंट। मटर का मार्श रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। और धान का खैरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। कर्नाट बंट किसका रोग हो जाएगा? तो गेहूं का, जो कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। यानी अगर आप उर्वरक का प्रयोग कीजिएगा ज्यादा तो क्या, अत्यधिक प्रयोग कीजिएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछा गया। क्या मृदा प्रदूषण होगा, क्या जल प्रदूषण होगा, या वायु प्रदूषण होगा? थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर कीजिएगा। देखिए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो मुख्य प्रदूषित चीज होता है वो होता है मृदा, लेकिन उससे जल भी प्रदूषण होता है और वायु भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये दो ऑप्शन होने की वजह से ये ऑप्शन सही है। तो मृदा इसका मुख्य कारण है कि मृदा प्रदूषण होता है ज्यादा, उसके बाद उससे कम होता है जल प्रदूषण, और उससे कम होता है वायु प्रदूषण। तो ध्यान रखना है, जो इसका अगर ये इसमें यहीं पे कुछ और ऑप्शन होता तो मुख्य कारण अगर पूछा कि मुख्यतः क्या प्रभावित होता है, प्रदूषित होता है, तो आंसर करते हैं क्या? मृदा प्रदूषण। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे। करा निम्नलिखित में से यजुर्वेद का उपनिषद है नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में यजुर्वेद का कौन सा उपनिषद नहीं है? क्या वो कंठोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है, ईशो उपनिषद, मैत्रियाणी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है? चलिए इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो डी नंबर। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो ये आपका यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है। ये तीनों के तीनों उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद के ही हैं। कंठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रियानी, ये तीनों उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद के हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, या फिर सामवेद को? तो कर्मकांडीय वेद जो कहा जाता है वो कहा जाता है यजुर्वेद को। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है किसे? यजुर्वेद को कहा जाता है क्या? कर्मकांडीय वेद।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधित सारी मंत्रों का उच्चारण इसी वेद में किया गया है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। चलिए, ये 22 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और जानिए। अथर्ववेद को आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे वीडियो का कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म वेद कहा जाता है। वेद से संबंधित जो क्वेश्चंस मैं बताया हूँ वो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में है, उसे आप एक बार देखिए। सारे क्वेश्चंस उससे आपको बन जाएंगे, वेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हमने थोड़ा सा उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया कि आप उस वीडियो को देखें या नहीं। ज़रूर आप उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको उस वीडियो से जो भी फैक्ट्स दिए गए वो याद कीजिए, और वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे और आप बिल्कुल आप सही आंसर कर पाइएगा। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है हल्दी और अदरक किसका उदाहरण है, यानी उदाहरण है किसके? क्या वो कंद के उदाहरण है, क्या वो घन कंद का उदाहरण है, या फिर उस प्रकंद का, या फिर शैल कंद का उदाहरण है? हल्दी और अदरक जो है वो किसके उदाहरण है? हल्दी और अदरक किसके उदाहरण है? क्या वो कंद का है, या फिर आपका धन कंद का है, प्रकंद का है, या फिर शैल कंद का है? चलिए, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी नंबर, प्रकंद का उदाहरण है कौन? हल्दी और अदरक। कंद का पूछेगा तो भैया आंसर हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? आलू। उसी के बाद आपको धन कंद का पूछेगा तो आंसर करेंगे केसर। केसर किसका उदाहरण है? तो धन कंद का है। और शल कंद का उदाहरण हो जाएगा प्याज। क्या हो जाएगा? प्याज। प्याज शल कंद का हो जाएगा। प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक हो जाएगा। कंद का उदाहरण आलू हो जाएगा, और धन कंद का उदाहरण केसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 करा, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? भैया, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? बताइए, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? क्या विटामिन ए को, बी को, सी को, या फिर ई को? किसे कहा जाता है ब्यूटी ब्यूटी विटामिन? कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए आप। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर आपका है डी नंबर। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या आता है? कमी आता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल है ना। टेकोफेरॉल किसका नाम है? विटामिन ई का। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो मसूड़े में होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी कोई होता नहीं, बी कॉम्प्लेक्स है। बी का B1 B2 B3 इस प्रकार से होता है ना। ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलिए, आते हैं 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक दिया कीजिए, क्योंकि देखते हैं बहुत सारे लोग, पर लाइक बहुत कम होते हैं। कमेंट्स थोड़ा किया कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्या आपको, और क्या हमारे, या फिर क्या हम थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है अगर हमसे, तो वो चीज़ को आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। और किस चीज़ के लिए आपको और क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और थोड़ी सी आपकी मदद की ज़रूरत है, ताकि ये चैनल ज़्यादा ग्रो कर सके। और आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल ही मैं इस प्रकार से लूसेंट को चलाऊंगा कि आप देखिएगा लूसेंट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और मैं 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो खुद से अपना तैयार किया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से पीपीटी बनाकर, पीडीएफ बनाकर मैं आपको टेस्ट और एनालिसिस कराऊंगा। आज तो बहुत कम ही फैक्ट्स मैं शामिल कराऊँ। आप देखते होंगे कि हमारे जब टेस्ट का एनालिसिस होता है तो कितने सारे फैक्ट को हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन के घंटी को भी दबाएं ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिस्वानिया डोनावानी परजीवी से कौन सा रोग होता है? लिस्वानिया डोनावानी नामक परजीवी से कौन सा रोग होता है? क्या काला जार होता है, या फिर पेचिस होता है, या पायरिया होता है, या फिर सोने की बीमारी होता है? लिस्वानिया डोनावानी से कौन सा रोग होता है? आंसर टाइप करें कमेंट्स बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन है, और आंसर टाइप करें। कल से आपको बिल्कुल 50 क्वेश्चन मिलेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके लूसेंट के क्वेश्चन होंगे, और आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे उसमें, और आर्ट्स का भी क्वेश्चन होगा, और करंट क्वेश्चन होगा उसमें। ठीक है, चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो सही क्वेश्चन है आंसर होगा वो ए नंबर होगा। लिस्वानिया डोनावानी नामक परजीवी से काला जार नामक बीमारी होता है।
पेचिस नामक जो बीमारी होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिका से, एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी से, एंटमीबा हिस्टोलिका से, और एंटमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस से आपका पायरिया होता है। और सोने की बीमारी जो होता है वो ट्रेपोनोसोमा नामक बीमारी से होता है। तो याद रखना यहाँ पे लिस्वानिया डोनावानी से कालाजार, पेचिस किससे होता है तो हिस्टोलिका से, एंटमीबा हिस्टोलिका से, और पायरिया जिंजेवेलिस, और सोने की बीमारी ट्रेपेनोसोमा से होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में आपका रिप्लाई ज़रूर आना चाहिए, हमें इंतज़ार रहता है आपके रिप्लाई का। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि हमारे द्वारा इस प्रकार का वीडियो जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैसा लग रहा है आपको, और क्या आपको चाहिए। हम बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं सचिवालय सहायक और बिहार सब इंस्पेक्टर का प्री के लिए बिल्कुल ही 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस और लूसेंट करेंट, ये सारे बिल्कुल ये आपका पीडीएफ इसी प्रकार से बना के शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज शाम को आपको एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो मिलेगा, देखना नहीं भूलिएगा कि किस प्रकार से इस यूट्यूब चैनल पे वो सारे चीज़ आने जा रहे हैं। तो आज तक वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।